वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है श्याम सिंह रॉय मैं झुकेगा नहीं साला और एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जो रिसेंटली थिएटर्स में ही रिलीज हुई थी। अब मूवी के बारे में काफी सारी बातें बताना चाहता हूँ लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। सिंपल से एक ही बात कहूँगा, मूवी की कहानी बहुत ही जबरदस्त है। नानी भाई साहब के करियर में एक डिफरेंट कैटेगरी की मूवी है। अगर पुष्पा मूवी नहीं होती तो शायद ये मूवी कुछ और दिन चल जाती। मूवी का कॉन्सेप्ट तो पुराना ही है लेकिन प्रेजेंटेशन जबरदस्त लगा। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक बंदे को दिखाया जाता है, इसका नाम है वासु। हमेशा से वासु का यही ड्रीम होता है कि एक डायरेक्टर बने और फिलहाल वासु एक शॉर्ट फिल्म करने का सोच रहा है। इसी के लिए ऑडिशंस करने के लिए अपने फ्रेंड के कैफे पर जाता है, मतलब वहीं पर इसने ऑडिशंस रखा होता है। खैर ऑडिशन के लिए 5 लड़कियां आती है, एक के बाद एक वो सारी लड़कियां अपना परफॉर्मेंस देने लगती है लेकिन घंटा इनको एक्टिंग ही नहीं आती। फाइनली लास्ट वाली लड़की का परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक ही होता है लेकिन इस लड़की के अंदर वो नहीं होता, मतलब बॉडी लैंग्वेज। डायलॉग डिलीवरी अलग बात है, बॉडी लैंग्वेज इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द कैरेक्टर। मतलब ये सारी चीजें वासु अपने फ्रेंड को बताते रहता है। इसी बातों ही बातों में उसी कैफे में वासु एक लड़की को देखता है जो सिगरेट पीती हुई अपने फ्रेंड से बात करती रहती है। इस लड़की का नाम है कीर्ति। वासु फौरन अपना फोन लेकर इसकी फोटो क्लिक कर लेता है और कीर्ति में वो सारे गुण है जो वासु के फिल्म के कैरेक्टर में होनी चाहिए। बाय द वे हर जगह पर ये लड़की टपक रही है। नेपोटिज्म भाई साहब, नेपोटिज्म क्या कर सकते हैं। खैर जब कीर्ति उस कैफे से बाहर जा रही होती है, वासु फौरन कीर्ति के पास जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है कि इसका नाम वासु है और एक डायरेक्टर है। कीर्ति पूछने लगती है अब तक तुमने कौन सी फिल्में डायरेक्ट की। वासु बताने लगता है डायरेक्ट नहीं की, डायरेक्ट करने वाला हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी शॉर्ट फिल्म में काम करें एज ए लीडिंग रोल के तौर पर। यह सुनने के बाद कीर्ति कहने लगती है देखो बॉस, पहले तो मैं मूवीज ही नहीं देखती और एक्टिंग वो तो दूर दूर की बात है, एक्टिंग का ये तक नहीं आता मुझे और वैसे भी मुझे तुम्हारे ऑफर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा कहते हुए कीर्ति अपने घर चली जाती है लेकिन वासु और उसका फ्रेंड कीर्ति को फॉलो करते हुए उसके घर तक चले जाते हैं। वहाँ पर कीर्ति का फादर होता है। वासु कीर्ति के फादर को पटा लेता है, मतलब ये एक फिल्म डायरेक्टर है, कीर्ति को इसकी फिल्म में लेना चाहता है। इसका फादर तो मान जाता है। वासु दोबारा कीर्ति के पास आता है। कीर्ति दोबारा इसे मना कर देती है लेकिन वासु कैफे का वो फोटो दिखाकर कीर्ति को ब्लैकमेल करने लगता है। उस फोटो में कीर्ति सिगरेट पी रही होती है। अगर इसने इसकी फिल्म में एक्ट नहीं किया तो ये फोटो इसके बाप को दिखा देगा। अब बेचारे के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता ना, इसीलिए। और उसी तरह वासु कीर्ति से ये भी कहने लगता है कि कीर्ति प्लीज, बचपन से मेरा इतना बड़ा ख्वाब था कि मैं डायरेक्टर बनूं, लो बजट पिक्चर है, सॉफ्टवेयर जॉब को रिजाइन करके यहाँ पर आया हूँ। अब बेचारी कीर्ति के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता। वो वासु से कहने लगती है कि मैं सिर्फ 2 हफ्तों तक यहाँ पर रहूंगी, 2 हफ्तों के बाद मैं मुंबई वापस चली जाऊंगी अपनी पढ़ाई के लिए, जो भी करना है इन 2 हफ्तों में ही कर लो। खैर दूसरे दिन वासु कीर्ति को बुलाकर इसकी शॉर्ट फिल्म की स्टोरी सुनाने लगता है कि एक लड़की है जो आर्टिस्ट है लेकिन इसकी आर्ट में सोल नहीं है। वो लड़की अपने आर्ट में सोल भरना चाहती है। उसके बाद शॉर्ट फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है। इसी दरमियान में एक दिन वासु और उसकी टीम एमपी के घर के पास शूटिंग करते रहते हैं ड्रोन उड़ाकर। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं। वासु की वजह से बेचारी कीर्ति पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन में बैठती है। थोड़ी देर बाद कीर्ति का फादर पुलिस स्टेशन आकर इन सारे लोगों को छुड़वा लेता है। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद कीर्ति वासु को बहुत डांटने लगती है कि तुम्हारा करियर है, तुम जानो, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे पुलिस स्टेशन आना पड़ा। वासु कहने लगता है प्लीज कीर्ति, बचपन से मेरा इतना बड़ा ख्वाब है डायरेक्टर बनने का, लो बजट पिक्चर है, सॉफ्टवेयर जॉब को छोड़कर आया हूँ। खैर कीर्ति वासु को माफ कर देती है। दूसरे दिन दूसरे लोकेशन पर शूटिंग का प्लान करते हैं। वहाँ पर कुछ लोग कीर्ति के साथ सेल्फी के बहाने से उससे छेड़खानी करने लगते हैं, उसको इधर उधर टच करते रहते हैं। हमारे नानी भाई साहब को वासु को बहुत गुस्सा आता है। कैमरे का ट्राइपॉड लेकर उन सारे लोगों की धुलाई करता है। इसी फाइटिंग के दौरान वासु को थोड़ा ब्लैकआउट हो जाता है। देखते ही देखते इसके कान में से खून निकलने लगता है और अचानक से वासु का कैरेक्टर चेंज हो जाता है और जम के उनकी धुलाई करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वासु और उसके दोस्त आकर वासु को रोक लेते हैं। खैर 2 या 3 दिन बाद वासु अपनी शॉर्ट फिल्म को खत्म कर लेता है। प्रोड्यूसर इसकी फिल्म देखकर इसको बहुत अप्रिशिएट देता है और वासु के साथ एक फिल्म करने के लिए राजी हो जाता है। 2 महीनों के अंदर स्क्रिप्ट रेडी रखने के लिए कहता है। उसके बाद वासु उसी काम में लग जाता है, मूवी की स्क्रिप्ट लिखने में। खैर ऑलमोस्ट मूवी की स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है लेकिन क्लाइमैक्स इसको समझ में नहीं आता।
क्लाइमैक्स की जगह बेचारा कंफ्यूज होकर रह जाता है। रात में बैठकर दारू पे दारू पीने लगता है, सोचने लगता है। जब वासु को ज्यादा चढ़ जाती है, देखते ही देखते इसको दोबारा ब्लैकआउट हो जाता है। वासु का कैरेक्टर चेंज हो जाता है, इसके कान में से खून निकलने लगता है। उसके बाद वो उसी वक्त बैठे बैठे इस स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लेता है। 2 महीनों के बाद वासु दोबारा उस प्रोड्यूसर के पास जाकर अपनी स्क्रिप्ट देता है। ये स्क्रिप्ट उस प्रोड्यूसर को बहुत पसंद आती है, वासु को अप्रिशिएट भी करता है और फौरन वासु को प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए कहता है। खैर उसी रात वासु, उसके 2 फ्रेंड्स कीर्ति वासु के घर के पास मुलाकात करते हैं, पार्टी शार्टी करने लगते हैं। इसी दौरान कीर्ति वासु को एक शर्ट गिफ्ट देती है और उसे कहने लगती है, जब तुम सक्सेसफुल डायरेक्टर बन जाओगे तब ये शर्ट पहनना, मैं समझ जाऊंगी तुम मुझे तभी भी याद कर रहे हो। थोड़ी देर बाद वासु के 2 फ्रेंड्स अपने अपने घर चले जाते हैं। वासु और कीर्ति ये दोनों अकेले होते हैं। उसके बाद क्या था, नई लौंडिया देखी नहीं, बड़े हीरोज भी चुम्मा चाटी करने लगे। क्या नानी भाई साहब, आप भी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे थोड़ा एंगल बदलाइए, हाँ ये ठीक है। खैर इसी रोमांस के दौरान वासु को दोबारा ब्लैकआउट हो जाता है। वासु को कुछ फ्लैशबैक्स नजर आने लगते हैं। देखते ही देखते इसके कान में से खून निकलने लगता है और वासु के मुंह से रोजी नाम निकलता है। यह सुनने के बाद कीर्ति वासु पर बहुत गुस्सा होने लगती है। एक लड़की के साथ बेड शेयर करते हुए दूसरी लड़की का नाम लेने में शर्म नहीं आई तुमको? मैंने तो तुमको जेंटलमैन समझा था। वो मूवी तो 2016 में आई थी। खैर वासु को भी पता नहीं चलता कि इसके मुंह से रोजी नाम कैसे आया। दूसरे दिन वासु अपने फ्रेंड के पास जाता है। उसका फ्रेंड भी वासु से यही सवाल पूछने लगता है कि ये रोजी कौन है, किसके साथ मुंह काला किया तुमने। खैर जो भी हो वासु, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले तुम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दो, उसमें फोकस करो। खैर उसके बाद वासु अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद मूवी खत्म होती है, मूवी रिलीज होती है। काफी सारे लोगों को ये मूवी बहुत ही पसंद आती है। वासु के साथ लोग सेल्फी लेते हैं। प्रोड्यूसर भी खुश होता है। वो प्रोड्यूसर वासु को कहने लगता है, अरे वासु मुबारक हो, बॉलीवुड से तुमको बुलावा आया है। बॉलीवुड में तुम्हारी मूवी की रीमेक करने वाले हैं और उसके डायरेक्टर भी तुम ही हो। उसके बाद वासु मुंबई जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है। वहीं दूसरी जगह कोलकाता में SR पब्लिशर्स नाम के एक कंपनी को वासु की फिल्म के बारे में पता चलता है और इसी तरह इनको ये बात भी पता चलती है कि वासु का आगे पीछे कोई भी नहीं है। इस तरफ मुंबई में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है, पुलिस वाले आकर वासु को गिरफ्तार कर लेते हैं। तब जाके वासु को ये बात पता चलती है कि वासु ने जो मूवी बनाई उसकी कहानी इसने किसी से चुराई है। SR पब्लिशर्स ने वासु पर कॉपीराइट का केस ठोका है। सारे मीडिया में ये न्यूज बहुत तेजी के साथ फैल जाती है कि वासु ने दूसरों की कहानी लेकर फिल्म बनाई। एक दिन कीर्ति का फादर कीर्ति को कॉल करके वासु के बारे में बताता है। कीर्ति फौरन अपने फोन में उसी न्यूज को देखने लगती है। इन्हीं फोटोग्राफ्स में कीर्ति ये देखती है कि उस दिन वासु प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी का दिया हुआ शर्ट पहना होता है। उसके बाद क्या था, कीर्ति फौरन वापस हैदराबाद आ जाती है। कीर्ति और वासु का फ्रेंड ये दोनों मिलकर कीर्ति के एक कजिन जिसका नाम होता है पद्मावती, उससे जा मिलते हैं। पद्मावती एक लॉयर होती है। कीर्ति पद्मा को वासु के बारे में बताती है। यह सुनने के बाद पद्मा वासु से मिलने की विश करती है, पुलिस स्टेशन जाती है। सो पद्मा वासु को इस केस के डिटेल्स बताने लगती है कि हाल ही में इसने जो मूवी बनाई उसकी कहानी 50 साल पहले एक राइटर ने लिख चुका था। सो कॉपीराइट के केस में पुलिस ने तुमको गिरफ्तार किया। अभी भी मौका है वासु, तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। मैं जज से रिक्वेस्ट करके तुम्हारी सजा कम करवाऊंगी। लेकिन वासु इसी बात पे डटे रहता है कि ये सारी कहानी मेरी ओन है, मेरी खुद की है। मैंने किसी की भी कहानी को कॉपी नहीं किया। अगर तुमको लड़ना नहीं आता तो जाओ, मैं दूसरा वकील ढूंढ लूंगा। पद्मा बाहर आकर कीर्ति से यही कहने लगती है, अरे यार तुम्हारा फ्रेंड तो जुर्म कबूल ही करना नहीं चाहता। ऐसा है तो मैं ये केस बिल्कुल भी नहीं जीत सकती। तुम लोग किसी दूसरे वकील को ढूंढ लो। लेकिन हाँ, मैं बेल के लिए इस केस को लड़ूंगी। अरे अपोजिट में मेरे गुरु कृष्णमूर्ति लॉयर है, उन्हीं को देखकर मैं यहाँ तक आई हूँ। उनके सामने खड़े रहकर केस लड़ना मतलब हार ही जाना। लेकिन कीर्ति पद्मावती से बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है। पद्मा मान जाती है। खैर दूसरे दिन कोर्ट में इस केस की सुनवाई होती है। कृष्णमूर्ति जज साहब को इस केस की सारी डिटेल्स बताने लगता है और इसी तरह जज साहब के सामने कुछ प्रूफ भी रखता है। मतलब वासु की स्क्रिप्ट और 50 साल की कहानी, दोनों कहानियाँ सेम टू सेम होते हैं, सेम नेम सेम थिंग। पद्मा जज से कहने लगती है कि सर माय क्लाइंट इज नॉट गिल्टी। जज कहने लगता है, अरे भाई यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे क्लाइंट ने 98% डिटो कॉपी पेस्ट किया है। तभी वासु खड़ा रहकर जज से कहने लगता है, सर मैं सच बता रहा हूँ कि मैं किसी की भी कहानियों को नहीं चुराया और चाहो तो आप मुझे लाइट डिटेक्शन टेस्ट करवा सकते हो।
कृष्णमूर्ति भी इसके लिए राजी होता है। जज परमिशन दे देता है। तभी उसी वक्त वासु को फॉरेंसिक लैब ले जाकर उसका लाई डिटेक्शन टेस्ट करवाया जाता है। दूसरे दिन ये रिजल्ट आता है कि वासु सच बता रहा है कि वासु ने किसी की भी कहानियों को नहीं चुराया। कृष्णमूर्ति कहने लगता है, फिर भी जज साहब, इस चीज को सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता, ये भी आप जानते हो। पद्मावती जज साहब से और कुछ समय मांगती है इस केस में कुछ सबूतों को इकट्ठा करने के लिए, और उसी के साथ साथ वासु को बेल भी मांगती है। जज वासु को बेल दे देता है। सारे लोग वासु के घर पर जमा होते हैं। बातों के दरमियान पद्मावती वासु से कहने लगती है, एसआर पब्लिशर्स में एसआर का मतलब है सिंह रॉय। इस किताब के राइटर का नाम है श्याम सिंह रॉय। उसकी माँ तेलुगु और फादर बंगाली थे। श्याम से मिलकर ये सब 4 भाई है। लास्ट भाई ही श्याम सिंह रॉय है। वेस्ट बंगाल के खड़गपुर में रहता था। उसके बाद कलकत्ता में बहुत बड़ा फेमस राइटर बन गया। 1977 के बाद श्याम का कोई अता पता नहीं था। एटलीस्ट उसकी कब्र कहाँ पर है किसी को भी नहीं पता। 1985 में बचे भाई एक कार एक्सीडेंट में मर गए और मरे हुए दोनों भाइयों के बच्चे ही ये कंपनी रन कर रहे हैं, एसआर पब्लिशर्स। वही लोग तुम्हारे ऊपर केस रखा। उसके बाद वासु एक बंगाली बुक लेता है और पता नहीं कैसे वासु उस बंगाली वर्ड्स को पढ़ने लगता है। देखते ही देखते दोबारा वासु के कान में से खून निकलने लगता है। ये देखने के बाद वासु कीर्ति और पद्मा से कहने लगता है, पता नहीं क्यों आजकल मुझे कान में से खून निकल रहा है और तभी मुझे कुछ ब्लैकआउट हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता। खैर, अब चूंकि कीर्ति एक साइकोलॉजिकल स्टूडेंट होती है, कीर्ति अपने मैम के पास जाती है, वासु के बारे में बताती है और वासु को खुद एग्जामिनेशन करने के लिए कहती है। इस तरफ कलकत्ता में व्हीलचेयर में बैठा हुआ एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। वो बूढ़ा आदमी अपने भांजों से पूछने लगता है, क्या वो शाम की कहानियाँ है? वो दोनों कहने लगते हैं, हाँ काकू। इस तरफ कीर्ति वासु को लेकर अपने टीचर के पास आती है। वो डॉक्टर वासु को हिप्नोटाइज करने लगती है। हिप्नोटाइज के दौरान थोड़ा बैक जाने के लिए कहती है। ये पूछने लगती है कि वासु ने इस फिल्म की कहानी कब लिखा था, तो वासु उसी तरह से डेट्स वगैरह बताने लगता है। उसके बाद वो डॉक्टर वासु को और पीछे जाने के लिए कहती है। तभी देखते ही देखते वासु का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वासु रोजी का नाम लेता है। डॉक्टर पूछने लगती है कि ये रोजी कौन है? वासु कहने लगता है, अमोर स्त्री, मेरी बीवी। वासु अपना फ्लैशबैक बताने लगता है, अपना पिछला जन्म। इस तरह से सीन 1969 कालिकापुरम वेस्ट बंगाल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर श्याम सिंह रॉय का इंट्रोडक्शन होता है। एक दिन जब श्याम कहीं पर जाकर वापस अपने घर आ रहा होता है, तो एक कुएं के पास कुछ लोग बैठे होते हैं, पानी के लिए तरस रहे होते हैं। श्याम उस कुएं के पास आकर उस बंदे से पूछने लगता है, अगर तुमको पानी चाहिए तो तुम ही जाके ले लो। वहाँ के सारे लोग कहने लगते हैं कि ये अछूत है, ये हमारा पानी नहीं ले सकता। लेकिन श्याम को ये भेदभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उन सारे लोगों को यही बताने लगता है, अगर वो अछूत है तो उसके चले हुए जमीन पर तुम क्यों चल रहे हो? उसकी ली हुई सांस तुम क्यों ले रहे हो? क्या ये सब अछूत नहीं? लेकिन वहाँ के सारे लोग श्याम पर गुस्सा करने लगते हैं। अगर वो यहाँ से पानी पिया तो उसके घर हम जला देंगे। सो श्याम उस अछूत वाले बंदे को ले जाकर उसी कुएं में फेंक देता है और सारे लोगों से कहने लगता है, अब पियो पानी, अब तो तुम्हारा कुआं भी अछूत हो गया ना। उसके बाद श्याम अपने घर आता है। श्याम के माँ बाप तो नहीं होते, लेकिन इसके 3 बड़े भाई होते हैं। आज की हरकत देखकर श्याम का बड़ा भाई श्याम को एक छापड़ लगाता है कि किसी न किसी दिन तुम्हारी यही हरकतों की वजह से गांव वाले हमें भी गांव से निकाल देंगे। तो श्याम डिसाइड हो जाता है कि ये खुद इस घर से चला जाएगा, कहीं दूर पर जाकर अपना काम करेगा। सिंबल से बात करें तो श्याम एक राइटर है। वो अपने कलम के जरिए से लोगों तक जागृति देना चाहता है, कभी आर्टिकल्स के जरिए से, कभी कहानियों के जरिए से। खैर, इन्हीं तीनों भाइयों में से जो तीसरा भाई होता है, इसका नाम होता है मनोज, वो श्याम की बहुत सपोर्ट करते रहता है, हमेशा उसका साथ देते रहता है। मनोज श्याम से कहने लगता है, अरे श्याम, नवरात्रि खत्म होने के बाद चले जाना जहाँ पर जाना चाहते हो। श्याम कहने लगता है, फेस्टिवल क्या है भाई, हर साल आता रहेगा, लेकिन अगर एक बार मेरा टाइम गया तो वापस नहीं आएगा। सो उसी रात शाम जाते जाते अपने बड़े भाई का आशीर्वाद लेता है, नदी के पास आता है, लेकिन वहाँ पर नाव वाला नहीं होता, क्योंकि आजकल नवरात्रि चल रही है। वो नाव वाला बंदा पासी के मंदिर में गया है। श्याम भी उसी नाव वाले को बुलाने के लिए उस मंदिर में जाता है। उस मंदिर में बहुत सारी लड़कियां नृत्य कर रही होती है। उन्हीं लड़कियों में से श्याम की नजर एक लड़की पर पड़ती है। फिलहाल तो इस लड़की का नाम है मैत्री। खैर, नृत्य खत्म होने के बाद वो सारी लड़कियां मंदिर के अंदर चली जाती है, दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी वहाँ पर श्याम के पास नाव वाला आता है। श्याम पूछने लगता है कि वो सारी लड़कियां अंदर क्यों गई। वो बंदा कहने लगता है
कि वो सारी लड़कियां बांग्लादेश से यहाँ पर आई है। उनका काम सिर्फ यही है कि नवरात्रि के 9 दिन वो अपना डांस परफॉर्मेंस करके दोबारा मंदिर में चले जाए। वो देवदासियां हैं, अंदर भगवान की सेवा करते रहते हैं। इस तरफ मंदिर के अंदर वो सारी लड़कियां अपने अपने काम में बिजी रहती है। तभी वहाँ पर एक पंडित, एक स्वामी जी आता है। इस स्वामी जी को देखने के बाद वहाँ की सारी लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी रहती है। वो स्वामी जी एक लड़की पर अपनी उंगली दिखाता है। उस स्वामी का एक चेला उस लड़की का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। इन्हीं लड़कियों में से हम एक प्रेग्नेंट औरत को भी देखते हैं। खैर, मैत्री को देखने के बाद श्याम अपना इरादा बदल लेता है। दूसरी रात दोबारा उसी मंदिर में आता है। इस बार मौका देखकर श्याम मैत्री के पास जाकर उसे ये कहने लगता है कि तुम्हारा डांस बहुत ही अच्छा है, क्या हम बाहर मुलाकात कर सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खैर, मंदिर में आने के बाद मैत्री अपनी सहेली से इसी के बारे में बात करने लगती है कि एक लड़के ने मुझे बाहर मिलने के लिए बुलाया। और कहीं न कहीं मैत्री भी श्याम के ऊपर इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि पहली बार इसने एक लड़के से बात की। खैर, श्याम तीसरी रात को भी उसी मंदिर में जाता है डांस देखने के लिए। इसी डांस के दौरान वहाँ की एक औरत ऑडियंस को देवदासियों के बारे में बताती रहती है। श्याम इस औरत से सवाल करने लगता है, क्या देवदासी को ये हक नहीं कि वो बाहर जाकर बाहर की दुनिया देखे? भगवान ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई, क्या उस देवदासी को ये हक नहीं? खैर, प्रोग्राम खत्म होने के बाद श्याम दोबारा मैत्री से मिलने के लिए बुलाता है, आधी रात को दरवाजे के बाहर। ठीक आधी रात को मैत्री दरवाजा ओपन करके मंदिर से बाहर आती है। वहाँ पर श्याम को देखती है। श्याम मैत्री को लेकर नाव की मदद से नदी में जाने लगता है। इन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती है। अब श्याम ठहरा एक राइटर, इसकी बातें एक पोएट्री की ही तरह होती है जो मैत्री को लुभाने लगती है। मैत्री को भी श्याम की बातें, उसके विचार बहुत पसंद आते हैं। इसी रातों के दरमियान एक दिन श्याम मैत्री को गुलाबों के बागीचे में लाता है। मैत्री को वो गुलाबें बहुत पसंद आती है, उन गुलाबों को अपनी चोटी में रखने लगती है। तभी से श्याम मैत्री को एक नया नाम देता है, उसका नाम है रोजी। उसके बाद 9वें रात को दोबारा श्याम और रोजी ये दोनों उस नदी के किनारे आते हैं। श्याम रोजी से कहने लगता है कि ये भी इसके साथ चले आए उस मंदिर को छोड़कर। लेकिन रोजी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, ये बाहर की दुनिया इतना नहीं जानती। लेकिन श्याम रोजी को मोटिवेट करने लगता है कि इसके साथ श्याम है, ये यहाँ से कहीं दूर पर जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। रोजी मान लेती है। दूसरी रात श्याम उस मंदिर के बाहर खड़े रहकर रोजी का इंतजार करते रहता है। बहुत देर होने के बावजूद भी रोजी बाहर नहीं आती। फाइनली श्याम उस मंदिर के अंदर जाता है तो काफी सारी लड़कियां रोजी को घेरे हुए रहते हैं। बेचारी रोजी बहुत ही जख्मी हालत में होती है। श्याम गुस्से में आकर पूछने लगता है कि होलो। रोजी की सहेली जो हुआ वो बताने लगती है, थोड़ी देर पहले एक्चुअली रोजी यहाँ से बाहर जाने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर वो स्वामी जी आता है। सारी लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी होती है। वो स्वामी जी रोजी पर अपनी उंगली दिखाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्चुअली वो स्वामी जी एक नाबालिग लड़की को सिलेक्ट किया है अपनी हवस मिटाने के लिए। जब उस स्वामी जी का चेला उस छोटी बच्ची का हाथ पकड़कर बाहर खींच रहा होता है, वो बच्ची रोने लगती है कि वो नहीं जाएगी। तभी रोजी उस छोटी बच्ची का हाथ पकड़ लेती है और उस स्वामी जी से कहने लगती है कि आज के बाद से यहाँ की कोई भी लड़की बाहर नहीं जाएगी। हम देवदासियां हैं, मतलब भगवान की बीवियां, मतलब तुम लोगों के लिए देवियां। हम पर किसी गैर मर्द का हक नहीं है। यह सुनने के बाद इस स्वामी जी को बहुत गुस्सा आता है। जबान लड़ाने पर रोजी को बहुत मारने पीटने लगता है और उसी तरह वो स्वामी जी रोजी पर सुसु भी करता है। ये सारा सब कुछ सुनने के बाद श्याम को बहुत गुस्सा आता है। उसी वक्त श्याम किसी दूसरे मंदिर पर जाता है जहाँ पर वो स्वामी जी कुछ पूजा पाठ करता रहता है। श्याम उस स्वामी जी को, उसके आदमियों को बहुत मारने पीटने लगता है। फाइनली श्याम उस स्वामी जी का नुन्नू काट देता है और उसी आग के ढेले में उसे फेंक देता है। सारे लोगों से ये कहने लगता है कि औरत किसी की गुलाम नहीं है, भगवान की भी नहीं, इसलिए मंदिर में जाकर सुसु किया, इसको तुम लोग स्वामी जी मानते हो। उसके बाद श्याम रोजी को लेकर कोलकाता आ जाता है। एक न्यूज़पेपर की मदद से श्याम रॉयल प्रेस नाम के एक छोटी सी कंपनी के पास जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। श्याम इससे कहने लगता है कि मुझे काम चाहिए। वो आदमी श्याम से कहने लगता है, मैं तुम्हें काम दे दूंगा, सैलरी नहीं दे सकता, लेकिन खाना जरूर दे सकता हूँ। श्याम कहने लगता है, ऐसा है तो हम 2 लोग हैं। उसके बाद वो बंदा श्याम और रोजी को रहने के लिए एक जगह दिखाता है। कुछ दिनों बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। बहुत दिन गुजरने के बावजूद भी इनको बच्चा नहीं होता। ये दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर इन दोनों से कहने लगता है कि रोजी कभी भी माँ बन नहीं सकती।
ये खबर सुनने के बाद बेचारा श्याम और रोजी बहुत अफसोस करते हैं। इसी दरमियान में एक दिन श्याम कुछ आर्टिकल लिख के उस कंपनी वाले को देता है। उस बूढ़े आदमी को श्याम का आर्टिकल बहुत पसंद आता है। वो अपने अखबार में छाप देता है। देखते ही देखते श्याम अपने सारे बुक्स को उस कंपनी वाले को दिखाता है छापने के लिए। ये प्रेस वाला राजी हो जाता है। उसके बाद 1970 से श्याम बहुत जबरदस्त कहानियाँ लिखने लगता है। बहुत सारी किताबें लिखता है। देखते ही देखते इसकी किताबें बहुत पॉपुलर हो जाती है। श्याम सिंह रॉय का नाम टॉप पे जाता है। इसी दरमियान में एक कंपनी श्याम को एक पैसों का चेक देती है। रोजी श्याम से कहने लगती है, मेरी किस्मत अच्छी थी कि तुम मुझे मिले, मैं उस दलदल से बाहर निकल पाई। सोचो श्याम, इस देश में कितने सारे ऐसे मंदिर हैं, उन मंदिर में कितने सारे ऐसे देवदासियां हैं जो घुटन की जिंदगी जी रहे हैं। हम ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहिए। उसके बाद श्याम इसी चीज पर आर्टिकल्स लिखने लगता है, किताबें लिखने लगता है, कहानियां लिखने लगता है। धीरे धीरे लोगों के अंदर जागृति आने लगती है। अब ऑफकोर्स जहाँ पर लवर्स होते हैं वहाँ पर हेटर्स भी होते हैं। कुछ लोग श्याम की किताबों को बॉयकॉट करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए श्याम एसआर ट्रस्ट को बिल्ड करता है और इस ट्रस्ट में ऐसी औरतों को शेल्टर देता है। उनके खाने पीने का खर्चा, उनके जॉब का सारा सब कुछ श्याम चलाते रहता है। श्याम के मन में यही इच्छा होती है कि यह और कुछ करे। इसी दरमियान में एक दिन श्याम का भाई मनोज श्याम के पास आता है और इससे कहने लगता है कि बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुमको देखना चाहते हैं। श्याम डिसाइड हो जाता है कि वो वापस अपने गांव जाएगा, अपने बड़े भाई को देखकर आएगा। रोजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि श्याम दोबारा उस गांव जाए, लेकिन अब बड़े भाई का मामला है। बड़ा भाई मतलब बाप के समान, जाना तो पड़ेगा। जब श्याम और मनोज ये दोनों बोट के जरिए से अपने गांव जा रहे होते हैं, उसी बोट में एक छोटी सी बच्ची एक छोटी सी तितली ड्रॉ करती रहती है। इस छोटी बच्ची को देखकर श्याम वहीं पर बैठकर एक कहानी को लिखता है और वो कहानी मनोज को पढ़ने के लिए कहता है। मनोज को भी ये कहानी बहुत पसंद आती है। उसके बाद श्याम अपने घर आता है। इसका बड़ा भाई श्याम को खाना परोसता है और उसकी तारीफ करने लगता है कि वो इतना बड़ा राइटर बन गया है, हर जगह पर इसी के चर्चे हैं और यहीं पर रहकर शादी करके सेटल होने के लिए कहता है। यह सुनने के बाद श्याम खाना खाते खाते रुक जाता है और अपने दोनों भाइयों से कहने लगता है कि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। दूसरा भाई कहने लगता है, शादी उस वेश्या से? हम उस बाजारी औरत को अपनी घर की बहू नहीं मानते। ये सुनने के बाद श्याम को बहुत गुस्सा आता है। अपने दूसरे भाई का गला दबोचने लगता है। तभी देखते ही देखते श्याम का बड़ा भाई श्याम के पेट में खंजर भोंक देता है। दूसरा भाई पीठ के पीछे से। जब से श्याम इस गांव को छोड़ के गया है, सारे गांव वाले इन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। इनकी इज्जत बचाने के लिए श्याम का बड़ा भाई दूसरा भाई श्याम को मार देते हैं। तभी वहाँ पर श्याम का तीसरा भाई आता है। श्याम को ऐसी हालत में देखकर बहुत तड़पने लगता है। बेचारा श्याम मरते मरते अपनी वाइफ को ही याद करता है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। होश में आने के बाद श्याम कहने लगता है कि मुझे कलकत्ता जाना होगा। सो वासु और उसके फ्रेंड्स कलकत्ता जाते हैं। वहाँ पर एक औरत होती है। वासु इस औरत से रोजी के बारे में पूछने लगता है। वो औरत बताने लगती है कि एक दिन अचानक से श्याम भैया गायब हो गए, पता नहीं कहाँ पर चले गए। उसके बाद एसआर ट्रस्ट बंद पड़ गया। वहाँ पर रहने वाली काफी सारी औरतें इधर उधर चली गई। रोजी दीदी भी कहीं पर चली गई। खैर दूसरे दिन कोर्ट में सुनवाई होती है। वासु का हिप्नोटाइज वीडियो जज के सामने पेश करते हैं। कृष्णमूर्ति इस वीडियो को देखकर इसका मजाक उड़ाने लगता है कि जज साहब, पहले तो वासु ने गलती की, इस गलती को ढांकने के लिए वासु एक नया नाटक कर रहा है, पुनर्जन्म का नाटक। इसी दरमियान पद्मावती जज साहब को कुछ सबूतों को पेश करती है कि गांधी जी की पीरियड में ही ऐसा ही एक केस आया था। एक औरत पुनर्जन्म लिया था। जज साहब, कुछ चीजें ऐसी होती है जो साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है। खैर सारे सबूतों को ध्यान में रखकर जज इस केस का फैसला सुनाने लगता है कि सारे सबूत वासु के खिलाफ है। तभी एक बंदा जज से मुलाकात करने की रिक्वेस्ट करता है। उस बंदे को कोर्ट में हाजिर करने के लिए कहता है। वो बंदा और कोई नहीं मनोज होता है। मनोज जज से कहने लगता है कि जज साहब, मैं ये मान रहा हूँ कि श्याम का ये दूसरा जन्म है। कोर्ट को भी ये चीज माननी होगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने वासु की वो शॉर्ट फिल्म देखी थी और ये कहानी 50 साल पहले श्याम ने सिर्फ मुझे ही सुनाई थी। ये कहानी सिर्फ मुझे और श्याम को ही पता है, तीसरे आदमी को नहीं। तो ऐसे में ये कहानी वासु को कैसे पता चली? इसी से साफ पता चलता है कि श्याम का ये दूसरा जन्म है। एसआर पब्लिशर्स श्याम का ही है। सो चेयरमैन के हिसाब से मैं ये केस विथड्रॉ कर रहा हूँ।
खैर कोर्ट खत्म होने के बाद वासु मनोज के पास आता है। मनोज कहने लगता है, अरे श्याम, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही है, ले लो तुम। वासु कहने लगता है, क्या करूँ मैं इस प्रॉपर्टी का, मेरी जिंदगी तो रोजी थी, वही मेरी जिंदगी से चली गई। उसको वादा किया था मैंने, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। मनोज कहने लगता है, अरे श्याम बाबू, रोजी अभी भी जिंदा है, शायद उसी के लिए तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ। यह सुनने के बाद वासु फौरन मनोज की मदद से रोजी के पास जाता है। रोजी श्याम को देखकर इसके गले लग जाती है और सच में भाई साहब ये सीन बहुत ही इमोशनल है। श्याम की बाहों में रोजी अपना दम तोड़ देती है। रोजी को देखकर श्याम को रोजी की वो बातें याद आती है। एक दिन रोजी ने कहा, श्याम मेरी ये ख्वाहिश है, अमावस्या के दिन तुम्हारे गोदी में सोकर तुम्हें ही देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान मुस्कुराते हुए मैं मर जाऊं, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सो फाइनली रोजी उसी तरह की मौत मरती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।